तो फिर हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे कि हम लोग मौर्य पीरियड पढ़ रहे थे। मौर्य पीरियड में बेसिकली हम लोगों ने अशोक को स्टार्ट कर लिया था। अशोक हम लोग देखना स्टार्ट कर चुके थे। अशोक के बारे में आप देखेंगे बैकियर, तो अशोक के बारे में जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके बने हुए हैं। एक चीज ध्यान देंगे, अशोक के बारे में वो क्वेश्चन आपके उसके अभिलेखों से बने हुए हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि अशोक के बारे में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो उसके अभिलेखों पर आधारित है। इस चीज को दिमाग में एकदम रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारा टारगेट होना चाहिए इस प्रीलिम्स के इस महायुद्ध में कि भाई हम लोग एकदम फोकस हो जाए अशोक ही पढ़ने में, और अशोक में अशोक के अभिलेख पढ़े। इस चीज को ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यूपीपी से उठा के देखेंगे जो हिस्ट्री का मेंस आता ना, उस बेसिकली ऑप्शनल में अशोक से अशोक के धर्म के ऊपर क्वेश्चन लास्ट 20 साल उठा के देखेंगे तो 5 से 6 बार, 7 बार कम से कम क्वेश्चन पूछिए। सिंपल सा क्वेश्चन अशोक के धर्म के बारे में, अशोक की पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है, कि उसके राजनीतिक सामाजिक कार्य क्या थे इसके बारे में। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। तो होता क्या है, ऑप्शन भी जब मेरे दोस्त जो भी मीन्स लिखते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता यार कि अशोका पढ़ रहे हो तो कोशिश करो उसके धम्म की जो नीति थी वो दिख जाओगे कि यूपीपीसीएस पूछी वही रही है। तो अपने दिमाग में रहना चाहिए कि यार कि हम कुछ अदर भले पढ़ ले लेकिन वो जरूर पढ़ ले जो वो पूछ रही है। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कल हम लोगों ने बेसिकली इसको देखा था। मैं अभी 3-4 क्लासेस से इसका पीडीएफ नहीं शेयर किया हूं। मैं पीडीएफ आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो तैयार रहेंगे। आज हम लोग को बेसिकली क्या देखना है, यहां से चीजें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे अशोक के पास कुल कितने स्तंभ लेख है, अशोक के कितने स्तंभ लेख मिले हुए हैं। तो अशोक के कुल 7 स्तंभ लेखों की प्राप्ति हम लोग को हो चुकी है। ध्यान देंगे इसके स्तंभ लेखों की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ध्यान देंगे जब आपको केवल सभी ऐसे वर्ड्स कभी भी स्टेटमेंट में मिल जाए तो वो स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो नॉर्मली होगा क्या कि जब आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो ये वो शब्द है जिसको नॉर्मली लोग गलत मान के चलते हैं। ठीक है, तो कूट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग उसको गलत कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को याद कर लेना है कि अशोक के स्तंभ लेख केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। ध्यान देंगे अशोक के ये 7 स्तंभ लेख भारत के कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए। ध्यान देंगे इनमें 2 स्थान दिल्ली से संबंधित है, जिनमें एक का नाम है दिल्ली टोपरा और दूसरे का नाम है दिल्ली मेरठ। इन 6 स्थानों में 2 स्थान दिल्ली से संबंधित है, एक का नाम है दिल्ली टोपरा और दूसरे का नाम है दिल्ली मेरठ। 2 स्थान लौरिया से संबंधित है। ध्यान देंगे 2 स्थान लौरिया से संबंधित है। एक स्थान का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा लौरिया नंदनगढ़ और दूसरे का नाम दिख रहा होगा लौरिया अरेराज। इस चीज को ध्यान देंगे। तो एक हो गया दिल्ली टोपरा, दूसरा हो गया दिल्ली मेरठ, तीसरा हो गया लौरिया नंदनगढ़ और चौथा हो गया लौरिया अरेराज। तो 2 में दिल्ली वर्ड है और 2 में लौरिया वर्ड है। एक में दिल्ली के साथ टोपरा है और दिल्ली के साथ दूसरे में मेरठ है, दूसरे में लौरिया के साथ नंदनगढ़ है और अरेराज है। अब बचे 2 स्थान, वो कौन से हैं? तो एक स्थान आपका प्रयागराज हो गया और दूसरा स्थान आपका रामपुरवा हो गया। इन स्तंभ लोकों की प्राप्ति दर्शाती है कि इस लोकेशन पे अशोक का डायरेक्ट कंट्रोल रहा होगा। इस चीज को ध्यान देंगे। अब इससे बात क्या आई कि भैया अशोक के कुल 7 स्तंभ में, चल हमको ये पता चल गया कि इन 6 स्थानों से प्राप्त हुए, ये हमको पता चल गया। अशोक के बारे में बेसिकली जो जानकारी, जो मैक्सिमम उसके नाम के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, अन्य जो उसकी रेवेन्यू सिस्टम थी उसके बारे में, वो चूंकि हमको अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे और इसके अभिलेख क्या है, चूंकि जिन जिन लिपियों में लिखे गए वो लिपियां पठनीय है। तो ऐसे में होता क्या है कि इसके बारे में जो मैक्सिमम जानकारी है वो किससे मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। यही कारण है कि डी.आर. भंडारकर महोदय ने अशोक के अभिलेखों के बारे में कहा है कि अशोक के अभिलेखों के माध्यम से ही क्या है, अशोक के इतिहास को लिखा जा सकता है। अर्थात डी.आर. भंडारकर महोदय ने अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास अशोक के अभिलेखों के माध्यम से किया है। इसके पीछे रीजन है कि इसकी सारी जानकारी बेसिकली अभिलेखों से ही मिलती है। ये अपनी राजज्ञाएं, ठीक है, अन्य भी जितनी भी चीजें होता था, ठीक है, जन कल्याणकारी जो भी चीजें होती थी वो सब अभिलेखों पे लिखवा देता था। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इजिली अभिलेखों से मिल जाती है। अशोक के अभिलेख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका सबसे छोटा अभिलेख क्या था। इसका सबसे छोटा अभिलेख जो दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बारे में 2 फैक्ट क्या है। पहली बात तो यही देख लेते हैं कि सबसे छोटा स्तंभ लेख क्या है। तो सबसे छोटे स्तंभ लेख का नाम है रुमिनदेई। सबसे छोटे स्तंभ लेख का नाम क्या है? इसके सबसे छोटे स्तंभ लेख का नाम है रुमिनदेई। ठीक है, जो ये सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है, एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार अशोक धम्म यात्रा पे निकलता है। जब अशोक धम्म यात्रा पे निकलता है तो वो लुम्बिनी पहुंचता है। लुम्बिनी में पहुंचने के बाद वहां के लोगों से बातचीत करेगा तो वहां के लोग की रेवेन्यू से परेशान दिखेंगे। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा चलिए भाई मैं भू राजस्व को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। ठीक है, भू राजस्व को क्या करेगा, बोलेगा मैं घटा देता हूँ।
ठीक है, इसके लिए देखिएगा भू राजस्व की दर को घटाने का प्रयास करेगा। तो जब वो भू राजस्व की दर घटाने का प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। तो वो रुमिनदेई में एक स्तंभ लेख लिखवाएगा, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है, और इसमें बेसिकली यही लिखवाता है कि मैं भू राजस्व की दर में घटाया हूं, मैंने कटौती की है। ठीक है, ये लुम्बिनी वासियों को बताएगा। तो सबसे छोटा स्तंभ लेख क्या है? रुमिनदेई का है, और यही रुमिनदेई के अभिलेख में क्या है? रेवेन्यू को घटाने की इंफॉर्मेशन लुम्बिनी वासियों को दिया हुआ है, ध्यान देंगे। आगे इसका एक अभिलेख मिला है, ठीक है, सरेकुना में। सरेकुना बेसिकली कंधार वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, सरेकुना ध्यान देंगे। सरेकुना अर्थात कंधार वाले रीजन में क्या है कि इसके अभिलेख मिलते हैं, ये दो लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ग्रीक में और आरामिक में, ध्यान देंगे, ग्रीक में और आरामिक में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसको ग्रीक और आरामिक दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है? तो वो सरेकुना अर्थात कंधार का अभिलेख है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, खासतौर पे आपके वो दोस्त जो आपको लगता होगा कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहे हैं या जिनको ये वीडियोस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग सकती है, तो प्लीज उन तक जरूर पहुंचाना आप लोग। ठीक है, तो सरेकुना अर्थात जो कंधार का अभिलेख है, इसको दो लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक और अरेबिक। इस चीज को ध्यान देंगे। ध्यान देंगे कि जाहिर सी बात है कि जब आपका साम्राज्य बड़ा होता है तो साम्राज्य को अगर आप कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसके प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, आज क्या है, भारत एक बड़ा देश है, तो भारत के पास कई सारे राज्य है, उन राज्यों के अपने अपने प्रशासक है, अर्थात उन राज्यों के अपने अपने मुख्यमंत्री है। ठीक, तो अशोक भी अपने प्रांत राज्यों को कई सारे प्रांतों में, जैसे 5 प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। इस 5 प्रांतों की, जैसे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसी तरह से इन 5 प्रांतों की अपनी राजधानी हुआ करती थी। हालांकि इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। पेपर में क्वेश्चन आएगा चक्र किससे संबंधित है? तो चक्र का अर्थ होता है प्रांत। ठीक है, तो चक्र का संबंध प्रांतों से है, ये चीज दिमाग में रखना है। अशोक के ड्यूरेशन में कुल कितने चक्र थे? तो अशोक के ड्यूरेशन में कुल 5 चक्र थे। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। अब ध्यान देंगे, अशोक के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण किस शिलालेख से मिलता है? ध्यान देंगे, तो अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण भाब्रू से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको जानेंगे, भाब्रू से जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है वहां से मिलता है। तो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने बीपीएससी पूछी हुई है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो भाब्रू से प्राप्त होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा जाता था। ध्यान देंगे, अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा जाता था, और ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि अशोक चूंकि बौद्ध धर्म का फॉलोअर हो गया था। इस को ध्यान देंगे, अशोक ने खुद को बौद्ध शाक्य कहा है, अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है, और इसकी जानकारी हमको क्या होती है? मास्की के लघु शिलालेख से मिलती है। ध्यान देंगे, मास्की के लघु शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि जो अशोक है इसने खुद को बौद्ध शाक्य कहा है। इसको ध्यान देंगे, अशोक ने खुद को बौद्ध शाक्य कहा है। ये फैक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस सबने पूछा हुआ है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। अशोक के ड्यूरेशन में क्या है, कोई भी ऐसा काल नहीं होता है जिस काल में अकाल ना जाए। इस चीज को ध्यान देंगे। आज भी देखेंगे कि अभी जैसे कोविड का ड्यूरेशन था, कोविड के ड्यूरेशन में हालांकि हमारी एग्रीकल्चर ने बहुत हमको सपोर्ट किया था, वरना अकाल का ड्यूरेशन तो आ ही जाता। हालांकि उस ड्यूरेशन में आज की तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हुआ करती थी, तो अशोक के ड्यूरेशन में अकाल आया था। तो एक बार दो अभिलेख ऐसे हैं, जैसे एक अभिलेख महास्थान और एक अभिलेख सोगौरा। सोगौरा जो वो ताम्र अभिलेख है। तो सोगौरा और महास्थान अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि अकाल के ड्यूरेशन में अशोक ने अनाज वितरण किया था। इससे हमको पता चलता है कि अशोक एक कल्याणकारी शासक रहा होगा। इस चीज को ध्यान देंगे। तो सोगौरा एवं महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख हमको दो अभिलेखों से मिलता है। एक अभिलेख है सोगौरा और दूसरा अभिलेख है महास्थान। एक अभिलेख है सोगौरा और दूसरा महास्थान। ये दो फैक्ट मेरे यारों आपको याद रखना चाहिए कि सोगौरा एवं महास्थान वो दो अभिलेख हैं जहां से अकाल के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। मैंने बताया अशोक ने अपने प्रांतों को बेसिकली उसको चक्र कहा जाता था, 5 हिस्से में डिवाइड कर लिया था, और मैंने कहा कि उनको पांचों हिस्सों की राजधानी अपनी अलग अलग राजधानी होती थी। स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे तो पांचों की राजधानी लिखी गई है। अशोक का जो प्राच्य प्रांत था या प्राच्य चक्र था, जिसको हम लोग पूर्वी प्रांत कहते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा होती थी। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा होती थी। तो प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। कलिंगा मैंने बता दिया आपने कि कलिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि किस अभिलेख में मेंशन है। ठीक है, जो फैक्ट्स हो चुके हैं उसको हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक, तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। इसी कलिंग के बाद इसका मन परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, तो कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी है। ध्यान देंगे, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। उद्दिच,
उद्दिच अर्थात उत्तरापथ इसको कहते थे। उद्दिच की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। उद्दिच अर्थात उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणापथ की राजधानी आपकी स्वर्णगिरी थी। इसी दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। एक बार फिर देख लीजिए, प्राची अर्थात जो पूर्वी प्रांत है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की तोसली थी। अवंती की उज्जैनी थी। उदिच अर्थात उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। ये पांचों राजधानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रांत एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, तो प्रांतों में राज व्यवस्था थी। यही रीजन है कि जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे वो आर्यपुत्र अर्थात कुमार होते थे, यानी अशोक के जो पुत्र हुआ करेंगे, ठीक है, या राजवंश के जो लोग होते थे उन्हीं लोग को प्रशासक, प्रांतों का प्रशासक नियुक्त किया जाता था। जैसे मैंने बताया कि अशोक जब बिंदुसार के ड्यूरेशन में क्या था कि जब अशोक गद्दी पे आया था तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था अर्थात प्रशासक था। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अवंती की राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी उज्जैनी है। इस चीज को जान लीजिए, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। अब ध्यान दीजिए, प्रांतों का डिवीजन उसने कई सारे, ध्यान देंगे, विषयों में किया था, ठीक है। और जो विषय थे अर्थात जो जिले थे उनको विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या है? वो ग्राम हुआ करती थी और ग्राम के जो मुखिया थे उसको ग्रामिक कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौर्य पीरियड में ग्राम होती थी, इसकी जो मुखिया होते थे उसको हम लोग ग्रामिक कहते थे। हमने बताया कि मेगास्थनीज इस ड्यूरेशन में, एक्चुअली मौर्य पीरियड में क्या है कि स्टार्ट होती है, तभी आ चुका है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब आता है तो वो कहेगा कि एक्चुअली जो पूरे मौर्य ड्यूरेशन का जो नगर प्रशासन था वो 6 समितियों के माध्यम से चलता था और इस 6 समिति में कुल 30 मेंबर हुआ करते थे। और वो कहता है कि एक एक समिति में इक्वल मेंबर होते थे, अर्थात 5 मेंबर पर समिति में हुआ करते थे। ये कहता है, एग्जैक्ट समझेगा, कि मेगास्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन को कुल 30 व्यक्तियों के द्वारा अर्थात 30 सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था। ये 30 सदस्य 6 अलग अलग समितियों में होते थे। इन 6 समितियों के बारे में उसने डिटेल में चर्चा किया हुआ है। और इक्वल कहता था कि इक्वल मेंबर सब में होते थे, अर्थात एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 5 30, ठीक है। इसी को दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन 6 समिति के जो कार्य थे वो लिखा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। स्क्रीन पे इस बुक में 6 समितियों के कार्य लिखा है। पहली समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य से संबंधित थी। दूसरी विदेशियों से संबंधित थी। तीसरी जन्म एवं मरण के विवरण उसको तैयार करती थी ताकि जनसंख्या का डाटाबेस अपने पास रहे पब्लिक का। चतुर्थ वाला क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी क्या है? जो निर्मित वस्तु है उसकी विक्रय पे। और छठवीं बिक्री कर पे और कंट्रोल रखती थी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। एक्चुअली किसी भी राज्य के लिए इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ही मस्ट होती है। बिना इकोनॉमी के क्या है, एक सुदृढ़ इकोनॉमी के आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतरीन तरीके से नहीं क्रियान्वित कर सकते। मौर्य पीरियड में बिक्री कर घरेलू वस्तु की मूल्य का केवल 4% दिया जाता था। जानेंगे, बिक्री कर केवल 4% दिया जाता था। और जो आयातित वस्तु के मूल्य है, ध्यान देंगे, उसका 1/10 वसूला जाता था, यानी 10%। तो बिक्री का जो घरेलू वस्तु का था वो 4% था और जो आयातित वस्तुएं थी उनका आपका 10% था। हालांकि नो डाउट कि 10% आप टैक्स ले रहे हैं, 4% टैक्स ले रहे हैं, टैक्सेशन उस ड्यूरेशन में बहुत बड़ा नहीं था। ऐसे में क्या है कि नो डाउट की चोरी बढ़ेगी, यानी टैक्सेशन की चोरी बढ़ेगी। तो प्रावधान कितने जटिल थे आप लोग समझ सकते हैं। आपको 6 इंच छोटा करता था उसको। अगर टैक्स चुराए तो कहां गए? यहां गए। अब सोचिए ये व्यवस्था आज के भारत में हो जाए तो सोचिए भारत इकोनॉमी में कितना आगे चला जाएगा। तो मौर्य पीरियड से ये चीज नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है। चुटपुट सब लोग कर लेते हैं। अब आते हैं एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई के बारे में 2020 का पेपर उठा के देखिए, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्रोनोमोई किसका अधिकारी था। एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, ये दिमाग में रखना है। टू द पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सीरियस रहना अपने को। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, ये ध्यान से रखेंगे, ठीक है। मौर्य पीरियड हो या भारतीय पीरियड में हम लोग को लगता है कि गुप्तचर व्यवस्था इंग्लिश लेके आए, लेकिन अशोक के ड्यूरेशन में भी गुप्तचर व्यवस्था इतनी प्रवीण थी क्योंकि इतनी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए गुप्तचरों की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, इसको ध्यान देंगे, गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 टाइप की होती थी। एक वो जो भ्रमणशील होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके राज्य की गतिविधियों के विरुद्ध क्या षड्यंत्र हो रहा है और क्या चीजें चल रही है, पॉजिटिव या निगेटिव,
उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अशोक तो पहुंचाने की जिम्मेदारी इन गुड पुरुषों की होती थी। तो जो भ्रमणशील गुड पुरुष होते थे अर्थात गुप्तचर होते थे, उनको संचारक कहते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे संचरण करते थे। और जो निवास करते थे, राज्य के भीतर निवास करते थे, एक जगह पे निवास करते थे, और वो जो गुप्तचर हुआ करते थे, गुड पुरुष हुआ करते थे, उनको इंस्टीट्यूट, संस्था बेसिकली उनको कहते थे। ठीक है, तो गुप्तचर टू टाइप के थे। एक संचारा जो कि भ्रमणशील थे, संचरण करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। दूसरा वो जो एक स्थान पे निवास करते थे, एक जगह पे रहकर गुप्तचरी करते थे, उनको संस्था कहा जाता था। इस ड्यूरेशन में जो न्याय प्रणाली थी वो टू टाइप की थी, ध्यान देंगे, न्याय प्रणाली टू टाइप की थी। आज की तरह जैसे आज दीवानी एवं फौजदारी होती है, सेम टाइप की। मौर्य पीरियड में जो दीवानी न्यायालय हुआ करती थी उसको हम लोग धर्मस्थली कहते हैं, और जो फौजदारी होती थी उसको कंटक शोधन कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो धर्मस्थली क्या थी? दीवानी न्यायालय थी, और कंटक शोधन क्या थी? फौजदारी न्यायालय थी। ये याद रखना चाहिए आप लोग। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय थी, और जो कंटक शोधन है वो फौजदारी थी। अशोक के ड्यूरेशन में जो लैंड थी उसको डिफरेंट टाइप से बांट दिया गया था ताकि रेवेन्यू को बेहतरीन कलेक्ट किया जा सके। उपजाऊ और अनुपजाऊ भूमि जैसे जैसे थी उस हायरार्की में जमीन को डिवाइड किया था। जैसे जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको हम लोग सीता कहते थे, ध्यान देंगे, जो सरकारी भूमि थी उसको सीता कहते थे, और इस भूमि की जो व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी होता था वो सीताध्यक्ष होता था, ध्यान देंगे। यानी सरकारी भूमि क्या थी? सीता थी। सीता क्या थी? एक सरकारी भूमि थी, और इस भूमि का जो प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है, इस भूमि की व्यवस्था करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था, सीता का अध्यक्ष। ठीक है, अर्थात सरकारी भूमि का प्रधान अधिकारी। ठीक है, कई सारी लैंड ऐसी थी जो बिना वर्षा के भी उपजाऊ थी। उस लैंड को बहुत ज्यादा वर्षा नहीं मिलती थी, फिर भी उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। ऐसी भूमि को अदेव मातृक कहते थे। ऐसी भूमि को अदेव मातृक कहते थे। तो जिस लैंड को बिना वर्षा के वो उपजाऊ हुआ करती थी, ऐसी लैंड को हम लोग अदेव मातृक कहते थे मौर्य पीरियड पे। मौर्य पीरियड की ऐसी लैंड को हम लोग अदेव मातृक कहा जाता था। जाहिर सी बात है कि आपके पास जब प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बड़ी है और आपको अब रेवेन्यू कल्चर डिवाइड किए हुए हैं, तो आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का कोई अधिकारी होना चाहिए। तो इस ड्यूरेशन में अर्थात अशोक के ड्यूरेशन में करों को कलेक्ट करने का जो अधिकारी होता था वो दो होता था, एक को स्थानिक कहते थे, दूसरे को गोप कहते थे। तो स्थानिक एवं गोप नाम के दो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे अशोक के ड्यूरेशन में, इसी को ध्यान देंगे, स्थानिक एवं गोप नाम के। इसके शासन व्यवस्था के बारे में ऐसी चर्चा मिलती है कि अशोक के ड्यूरेशन में जो केंद्रीय प्रशासन था वो कई सारे विभागों में अर्थात तीर्थों में डिवाइड था। पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तीर्थ का अर्थ क्या है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली तीर्थ का मतलब चार धाम समझते हैं। ठीक है, तो तीर्थ का जो अर्थ था वो अशोका पीरियड में विभाग से था। तो अशोक के ड्यूरेशन में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। अशोक के ड्यूरेशन में कुल 18 तीर्थों अर्थात 18 विभागों की चर्चा मिलती है। अशोक के ड्यूरेशन में 18 तीर्थों अर्थात 18 विभागों की चर्चा मिलती है, इस चीज को ध्यान देंगे। और इन तीर्थों के 26 अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। मेगास्थनीज जब भारत आता है तो उसको भारत में वो डिवीजन दिखता नहीं है, ये कहता है भारतीय समाज में कुल 7 वर्ग रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये मेंस का भी टॉपिक है, इसी को दिमाग में रखेंगे। मेगास्थनीज के बारे में कुछ फैक्ट्स तो आपको रहने चाहिए। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। जो 7 वर्ग थे उनमें एक सैनिक वर्ग था, दूसरा निरीक्षक वर्ग था, तीसरा दार्शनिक वर्ग था, चौथा अहिर वर्ग था, पांचवा किसान वर्ग था, छठवां कारीगर वर्ग था, और सातवां सभासद वर्ग था। ये 7 वर्ग थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कुल कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 वर्गों में। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखेंगे सैनिक, कारीगर, किसान, अहिर, दार्शनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 वर्ग थे। इसी को दिमाग में रखना है। अब क्या ये जो 18 विभाग है ना, इन तीर्थों के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, कि इस तीर्थ का प्रमुख कौन होता था? तो पुरोहित हमको पता है भैया, धर्म एवं दान विभाग का ही प्रधान होगा, इसको आप लोग इकोनॉमी का प्रधान बना नहीं सकते। ठीक है, युवराज चूंकि राजपुत्र हुआ करता था तो नो डाउट। सेनापति के बारे में सबको पता होता कि ये सैन्य विभाग का प्रधान होगा। यहाँ पे समाहर्ता एवं सन्निधाता सबसे इंपॉर्टेंट है, जान देंगे, समाहर्ता एवं सन्निधाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मानना है, आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, ये चीज दिमाग में रखिए। तो इन तीर्थों में आपको समाहर्ता एवं सन्निधाता याद रहना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। समाहर्ता क्या होता था? आय का संग्रह करता होता था, ठीक है, आय का संग्रह करता था। और सन्निधाता राजकोषी, जो राजकीय कोष है उसका अध्यक्ष होता था, उसका हेड होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था और सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो मुद्रा जारी करना इसका काम होता था। और जो अकाराध्यक्ष होता था ये खानों का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष के बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछी है और पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछा है, ठीक है। अकाराध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, तो ये ध्यान देंगे। प्रदेष्टा क्या होता था? जो फौजदारी न्यायालय था उसका न्यायाधीश होता था, जिसको हम लोग हेड या कमिश्नर बोलते थे, ठीक है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, इस चीज को ध्यान देंगे। फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ठीक है। और तिहारी न्यायालय के बारे में हम लोग ऊपर देखे भी हैं। पन्याध्यक्ष क्या होता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। पण्य का मतलब भी होता था थोड़ा इकोनॉमी से संबंधित होता था, तो पर्याध्यक्ष आपका वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ लिया कि जो राजकीय कृषि होती है जिसको हम लोग सीता कहते थे उसका हेड होता था, ठीक है। व्यवहारिक क्या था? ठीक है, धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? व्यवहारिक होता था, ठीक है। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था, इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान देंगे। विविधाध्यक्ष चारागाह प्रमुख होता था, इसी को ध्यान देंगे। विविधाध्यक्ष चारागाह प्रमुख होता था। अंतपाल, अंत को लास्ट से याद कर लिए, पाल का रक्षक बोलिए, पाल को रक्षक बोला जाता है। तो अंतिम हिस्से का जो रक्षक हो, अर्थात जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था उसको हम लोग अंतपाल कहते थे। सूराध्यक्ष बूचड़ खाना, जब आप बूचड़ खाने जाएंगे तो जग सुना सुना लगे कोई ना रहे जब अपना, तो यानी सीधी बात है, जब सारे गाय बैल सबको छह छोटा किया जाएगा तो जग सुना हो जाता है। काटने वाले के लिए भले ना सुना होता हो, कई सारे लोग के लिए जो उसके जानवरों के अपनी बीवी बच्चे हैं उनके लिए तो जग सुना ही हो गया। तो बूचड़ खाना शुनाध्यक्ष हुआ करता था, ये चीज ध्यान देंगे। गणिकाध्यक्ष, ठीक है, गणिक का मतलब भी होता है, ठीक है, वेश्या। तो गणिकाध्यक्ष बेसिकली क्या होता है? वेश्याओं का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स थे, ये डिपार्टमेंट्स के बारे में मेरा मानना है आपको याद रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये डिपार्टमेंट आप लोग याद कर लेंगे। अब मौर्य पीरियड का जो अंतिम महान शासक होता है वो अशोक ही रहता है। समय काल में मौर्य पीरियड कमजोर होगा और मौर्य पीरियड को 6 इंच छोटा करेगा सुंग पीरियड, यानी सुंग वंश। तो मौर्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था वृहदत्त। वृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की जाएगी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। तो यहाँ याद करेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक, मैंने सबका बोला, सबके अंतिम शासक याद रखेंगे इस मगध के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त होता है। वृहदत्त की हत्या करेगा पुष्यमित्र सुंग, और पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग वंश की नींव रखी जाएगी। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग वंश की नींव रखी जाएगी। अब एग्जैक्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मगध का ये, मैं इसलिए बोला कि मगध में केवल 4 वंश था, 3 वंश मैंने पढ़ा दिया था, चौथा मौर्य वंश है, क्योंकि ये अंतिम चरमोत्कर्ष वंश है। इसके बाद से चुटफुट वंशों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब सुंग काल बहुत इंपॉर्टेंट काल नहीं है, सुंग में यही पुष्यमित्र सुंग रहता है जो कि पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और पुष्यमित्र सुंग के बारे में केवल एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ध्यान देंगे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बारे में यूपीएससी से क्वेश्चन और भी पूछी हुई है कि पतंजलि जैसे विद्वान, वही रामदेव वाला पतंजलि, पतंजलि जैसे विद्वान इनके पुरोहित हुआ करते थे। पेपर में क्वेश्चन आया है, आप लोग बैक के रूट रखेंगे कि पतंजलि निम्नलिखित में से किसके पुरोहित थे या किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो पुष्यमित्र सुंग की, इसी को ध्यान में रखेंगे। भरहुत जो स्तूप था इसका पुनरुद्धार करवाया था किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। इसके बारे में 2, अभी एक और शासक मिलेगा, एक और शासक मिलेगा सातवाहन वर्ष में, जो कि 2 अश्वमेध यज्ञ उसने भी करवाया है। अभी हम लोग देख लेंगे उसको भी। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? और इसने करवाया है पुष्यमित्र सुंग ने। और पतंजलि इसके ड्यूरेशन में रहते थे। भरहुत की स्तूप का इसने क्या है आपका मरम्मत करवाया हुआ है। अग्निमित्र सुंग ध्यान देंगे, इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वंश का एक शासक है जिसका नाम है भागभद्र, ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट। इस वंश का एक शासक रहता है जिसका नाम है भागभद्र, जिसको हम लोग भागवत कहते थे। भागवत के काल में होता क्या है, इस फैक्ट को हम लोग देखे हुए हैं, क्लास नंबर 1 में भी देख चुके हैं, क्लास नंबर 4 में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि जो गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उसको हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया गया था। जो हेलियोडोरस है दोस्तों, वो इसी के ड्यूरेशन में भारत आता है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट लिखा है कि भागवत के ड्यूरेशन में तक्षशिला का जो यवन शासक था
एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। अब तक्षशिला का शासक जो था एंटियालकिड्स, इसके शासक का नाम था हेलियोडोरस। पहली चीज तो यह लिखता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भागभद्र शुंग शासक, भागभद्र अर्थात भागवत का समकालीन शासक तक्षशिला में कौन था? तो ध्यान देंगे एंटियालकिड्स था। कौन था? एंटियालकिड्स था। संभावित प्रश्नों पे मैं चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं। इसका एक राजदूत था जिसका नाम है हेलियोडोरस। ये इसके राजकाल में विदिशा आया था, शुंग वंशों की क्षेत्र में। जब वो विदिशा आता है तो वो क्या करता है, एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराता है, जिसको हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में जब अभिलेख पढ़ रहे थे वहां पे देखा हुआ है। अब क्या होता है, शुंग वंश का अंतिम शासक होगा देवभूति। देवभूति को 6 इंच छोटा कौन करेगा? वासुदेव। और वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की नींव रखी जाएगी। ध्यान देंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है। देवभूति को 6 इंच छोटा वासुदेव करेंगे और कण्व वंश की नींव रखेंगे। अब जब कण्व वंश की नींव रखेंगे, कौन? वासुदेव। इतना ही इंपॉर्टेंट है, पूरे कण्व वंश में और कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ ही नहीं है कि आपको याद रखना हो। तो कण्व वंश में बस आपको यह रखना है कि इसके शासक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे, कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ध्यान देंगे, कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा की जाएगी। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा की जाएगी, और सिमुक द्वारा इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी जाएगी। हेडिंग देख लीजिए, सातवाहन वंश की। अब देख रहे हैं, उसकी हत्या किया, कण्व वंश का हत्या हुआ, उसके बाद से इसकी नींव पड़ी किसकी? सातवाहनों की। तो सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या की जाएगी और सातवाहन वंश की नींव रखी जाएगी। सातवाहनों के बारे में क्वेश्चन दिया था कि सातवाहनों की राजधानी के बारे में, तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। इस चीज को ध्यान देंगे। सातवाहनों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी का कोई तोड़ नहीं होता। इस चीज को ध्यान देंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी का कोई तोड़ होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर भी विशेष क्वेश्चन बनाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता था, वेस्ट का मालिक कहा जाता था, स्वामी कहा जाता था। पुष्यमित्र शुंग की तरह इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। हालांकि इसके द्वारा एक राजसूय यज्ञ भी कराया गया है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा एग्जांपल मिलता है कि किसी ने राजसूय यज्ञ कराया है। इस चीज को जानेंगे। तो सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। आप देखिए, ये ड्यूरेशन मात्र 17 में था, या फिर माता के नाम पे देखेंगे शासकों का नाम लिखा जा रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। इस चीज को जानेंगे। तो इसने एक राजसूय यज्ञ भी कराया है। तो वो कौन सा शासक है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ राजसूय यज्ञ कराया है? तो वो शासक है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। वो कौन सा शासक है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है? तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी और पुष्यमित्र संघ। तो ध्यान देंगे, अगर अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और दोनों ऑप्शन में रहेगा, यानी पुष्यमित्र शुंग भी रहेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी भी रहेगा, तो आप लोग पुष्यमित्र शुंग को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 2 अश्वमेध यज्ञ का एग्जांपल पुष्यमित्र शुंग में मिलता है। यूपीपीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन देती है। मैंने पहली क्लास में जब क्वाइंस पढ़ाए थे तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा क्वाइंस किसने चलाए थे? तो सबसे ज्यादा सिक्के, सॉरी, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाते। तो मैंने बताया था सातवाहन और स से सिक्का शीशा। तो स से सातवाहन, स से शीशे का सिक्का। क्योंकि सातवाहन ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इन्होंने ही पहली बार ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा स्टार्ट की कि ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्राह्मणों को किसने सर्वप्रथम भूमिदान देने की प्रथा स्टार्ट की? तो सातवाहनों के द्वारा ही स्टार्ट की। हालांकि जो इनकी लैंग्वेज थी, ठीक है, जो भाषा थी, वो संस्कृत ना होकर इन्होंने प्राकृत एवं ब्राह्मी को तवज्जो दिया। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को इन्होंने तवज्जो दिया। इसी को ध्यान में, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि को तवज्जो दिया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। हालांकि ध्यान देंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को किसका स्वामी कहते हैं? पश्चिम का स्वामी कहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहते हैं। क्लियर रहेंगे, थोड़ा भी कहीं डाउट भी नहीं रहेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहते हैं, और अन्य जो सातवाहन शासक है, ठीक है, उनको दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। सातवाहनों के ड्यूरेशन में साहित्य को भी काफी तवज्जो दिया गया। सातवाहनों के ड्यूरेशन में 2 महान साहित्यकार रहते थे। उनमें एक का नाम था हाल, दूसरे का नाम था गुणाध्य। एक का नाम था हाल, दूसरे का नाम था गुणाध्य। हाल के द्वारा इस ड्यूरेशन में गाथा सप्तशती लिखी गई थी। हाल के द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई थी, और गुणाध्य के द्वारा बृहत कथा लिखी गई थी। तो यह भी क्वेश्चन बन के आता है।
हाल के द्वारा क्या लिखी गई थी? हाल के द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई थी और गुणादि के द्वारा वृहत कथा लिखी गई थी। इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग अभी यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं अगली जो है, ठीक है। धन्यवाद।